पिछले 24 घंटे में गुजरात और राजस्थान का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गया। वजह राहुल गांधी है। अब बीजेपी फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल पर लगी है। प्रधानमंत्री 1 मई को गुजरात जाएंगे। गुजरात राजस्थान में राजपूत बड़ा वोटिंग फैक्टर है। राजपूत बीजेपी से नाराज है, ये लाइन भी खूब चलाई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब नई लाइन खींच दी है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। क्या 24 की लड़ाई में राहुल ने सेल्फ गोल कर दिया है? क्या तीसरे चरण की वोटिंग से पहले राहुल ने कांग्रेस को फंसा दिया है? राहुल गांधी ने अपने बयान की शुरुआत दलित और पिछड़ों से शुरू की। राजा महाराजा से होते हुए संविधान तक गए। राहुल जिसको गेम चेंजर मान रहे थे, उसका गेम मोदी ने बदल डाला। राहुल से पूछा, नवाब, निजाम, बादशाह और शहजादे की दास्तान कब सुनाएंगे? कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था। उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। राहुल गांधी ने बयान कर्नाटक में दिया, मोदी ने इसका जवाब भी कर्नाटक में ही दिया। राहुल ने सवाल कर्नाटक के बेल्लारी में उठाया, जवाब बेल्लारी से 317 किलोमीटर दूर बेलगावी से दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ राहुल को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस तुष्टीकरण का पूरा खेल कर्नाटक के साथ साथ पूरे देश को समझाया। तीसरे चरण के चुनाव से पहले पूरी चुनावी पिक्चर पलट दी। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने
खुल करके सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है। 48 घंटे पहले तक राजपूतों की पिच पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी। लाइन चला रहे थे कि यूपी का राजपूत बीजेपी से नाराज है। राजस्थान और गुजरात में राजपूत बीजेपी के साथ नहीं है। कांग्रेस के पार्टनर भी इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे थे। यूपी में तो अखिलेश ने राजपूतों के नाम पर खूब माहौल बनाया। ये काम सोशल मीडिया पर भी चल रहा था और ग्राउंड पर भी। अलायंस का पूरा इकोसिस्टम इसी पर लगा था। फैक्ट ये है कि राजपूतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई कमेंट नहीं किया। अमित शाह ने कभी कुछ नहीं बोला। जिन्होंने राजपूतों पर कमेंट किया उन्होंने माफी भी मांग ली। एक बार नहीं, कई बार मांगी। राजपूत को यह मैसेज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मन से बताई। ये परसेप्शन बड़ा हो पाता इससे पहले बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया और ये मौका खुद किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने दिया। जो हवा कांग्रेस का इकोसिस्टम बना रहा था, अब कांग्रेस खुद उसी फेर में फंस गई। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने यह बयान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया है। जिस बेल्लारी में राहुल वर्सेस राजपूत का नया चैप्टर खुला, उसी बेल्लारी में एससी समुदाय की आबादी 21% से ज्यादा है और एसटी समुदाय की आबादी 18.38% है और मुसलमानों की आबादी 19.4% है। मतलब ये कि अगर एससी एसटी के साथ मुसलमानों का वोट एक मुश्त मिल जाए तो इस सीट पर चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। बेल्लारी लोकसभा की बात करें तो ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। बेल्लारी में कांग्रेस अब तक 19 चुनाव में से 15 चुनाव जीत चुकी है और बीजेपी को महज 4 चुनावों में जीत मिली है। 1952 से लेकर 2000 तक कांग्रेस ने लगातार 1999 में सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज को इसी बेल्लारी में ही चुनाव हराया था। 2004 में पहली बार कांग्रेस को बेल्लारी में बीजेपी ने शिकस्त दी थी और तब से अगर 2018 के उपचुनाव को छोड़ दे तो ये सीट बीजेपी के पास है। 2004, 2009, 2014 और 2019 में इस सीट पर बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के अंदर बेल्लारी के किले को वापस पाने की छटपटाहट है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जानबूझकर राजा महाराजाओं का अपमान किया है। बीजेपी राहुल से इस बयान पर माफी की भी डिमांड कर रही है। तीसरे चरण में 94 में से 93 सीटों पर मतदान होगा। एमपी के बैतूल में बसपा प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव नहीं होगा। इसमें कर्नाटक की 14, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10, दादर नागर हवेली और दमन दीव में 2 सीटें, गोवा की 2 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस लिस्ट में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में राजपूत वोटर्स वाली सीटें हैं। तीसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा है। मोदी ने राहुल के बयान के जवाब में जहां तुष्टीकरण पर सवाल उठाया तो वहीं राहुल के बयान के जवाब में छत्रपति शिवाजी और मैसूर राजघराने का भी जिक्र किया। मैसेज पूरे देश को दिया। कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन
इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है। 2019 में बीजेपी ने ये सारी सीटें जीती थी। 24 में सूरत सीट बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी बची 25 सीटों पर 7 मई को चुनाव होगा। मतलब ये कि राजपूत वाला चुनावी नैरेटिव जो गुजरात से शुरू हुआ था, गुजरात में वोटिंग से पहले अब फिर से घूम फिर कर गुजरात पहुंच गया है। अभी आज मैं भाषण सुन रहा था, कांग्रेस के जो सबसे दिग्गज नेता राहुल जी हैं, सबसे दिग्गज, उनका भाषण सुन रहा था। अद्भुत भाषण था उनका। उन्होंने कहा कि इस देश के राजा महाराजा बहुत मनमानी करते थे, जब चाहते थे जमीन उठाकर किसी को दे देते थे। क्या हो गया है भगवान? माने जमीन उठाते, गुजरात में कोई जमीन उठाता है? जमीन उठाकर दे देते थे, जैसे कोई खिलौना हो दे दें। राहुल गांधी जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजाओं और महाराजाओं ने जब देश में सारे राज्यों का विलय हो रहा था तो हमारे राजा महाराजाओं ने सहर्ष अपने राज्य का विलय कर दिया था भारत में। यदि विलय यदि किसी ने नहीं किया था तो जूनागढ़ ने नहीं किया था, हैदराबाद की रियासत ने नहीं किया था, भोपाल की रियासत ने नहीं किया था। जिन राजा महाराजाओं ने करके देश के लिए दिखाया है, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल की रियासत के लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहनों भाइयों, ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं। गुजरात में राजपूत वोटर्स 10 लोकसभा सीटों पर प्रभावी हैं। राजपूत बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी राजपूतों को खूब टिकट भी देती है। कांग्रेस राजपूतों के विरोध को मुद्दा बनाकर चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। गुजरात में क्षत्रिय आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, आप क्या मान रहे हैं, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा वोटिंग? देखिए, रूपाला जी ने बार बार माफी मांगी है, कल भी मांगी है। मुझे पूरा भरोसा है इनकी माफी पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अब यहाँ चुनाव प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए अब यहाँ पे आ रहे हैं गुजरात में। आपको क्या लगता है क्षत्रिय समुदाय के पे कैसा प्रभाव पड़ेगा इसका? हमने देखा था पाटीदार आंदोलन के वक्त भी। ऐसा है, प्रधानमंत्री देश भर में प्रचार करने जाते हैं, इस तरह से गुजरात में प्रचार करने। मोदी ने जो मैसेज कर्नाटक से दिया वो भी गुजरात पहुंच गया। और अब जिस तरीके से बीजेपी से मुद्दा बना रही है, तीसरे राउंड में अब एज बीजेपी का ही नजर आ रहा है। मोदी अब गुजरात आएंगे तो फिर से राहुल के बयान पर निशाना लगाएंगे। ऐसे में बीजेपी गुजरात में फिर से हैट्रिक लगा सकती है। आज राहुल गांधी उड़ीसा में थे तो स्मृति ईरानी अयोध्या में थी। इन दोनों का मुकाबला अमेठी में हो सकता है। स्मृति ईरानी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी तो कांग्रेस से पर्चा कौन भरेगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हालांकि ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस अमेठी नहीं छोड़ने वाली है। अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर कौन देगा, इसकी चर्चा दिल्ली, अयोध्या और अमेठी में हो रही है। 2024 में अमेठी का किंग कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अमेठी को जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। बिल्कुल आम भक्तों की तरह स्मृति ईरानी लाइन में खड़ी है। जैसे एक भक्त भगवान का दर्शन पाने के लिए प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लाइन में खड़ी है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, ना ही कोई सुरक्षाकर्मी साथ में है, सिर्फ एक भक्त के रूप में खड़ी है।
धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना, आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु को इस भव्य रूप में, भव्य मंदिर में आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। अमेठी से अयोध्या की दूरी महज 100 किलोमीटर है। अमेठी से अयोध्या जाने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन रामलला जब टेंट में थे तब भी, और आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, रामलला राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, इसके बाद भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अयोध्या नहीं गया। अयोध्या और अमेठी का सबसे बड़ा कनेक्शन राम भक्ति है। अयोध्या से उठी राम लहर सबसे पहले अमेठी को कवर करती है। अयोध्या से कोई राजपूत, ब्राह्मण, यादव, लोधी, कुर्मी जब अयोध्या जाता है तो सिर्फ राम भक्त कहलाता है। और स्मृति ईरानी रामलला का दर्शन कर इन्हीं राम भक्तों को अपने पाले में कर ली है। स्मृति ईरानी तो पिछली बार भी सांसद थी और मुझे लगता है इस बार भी वही रहेंगी। अच्छा, तो भगवान राम का आशीर्वाद किसके साथ देख रहे हैं? नहीं, भगवान राम का आशीर्वाद तो सच्चे लोगों के साथ होता है। तो अभी तो भाजपा का टाइम है और अच्छी चीजें चल रही हैं। जो राम को लाए हैं वही स्मृति ईरानी भी इन्हीं के साथ आएंगी। जी, तो अमेठी से राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, कुछ फर्क देखते हैं आप? मुझे उम्मीद कम है इन लोगों की। आई गेस स्मृति ईरानी ही फिर से सीट निकालेंगी अमेठी की। अच्छा, वजह इतना डेवलपमेंट जो यूपी में हुआ है और एक जो अयोध्या की लहर है सबके मन में। अच्छा, यहाँ जो स्मृति ईरानी आई दर्शन के लिए, उसका कुछ भगवान राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, स्मृति ईरानी को ही मिलेगा आशीर्वाद। कांग्रेस को नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी ने अच्छे काम किए हैं, पार्टी ने अच्छे काम किए हैं, डेवलप किया है, देश को आगे बढ़ाया है, धारा 370 खत्म की है, इस वजह से बीजेपी को ही मिलेगा। अयोध्या के बिना अमेठी की बात पूरी नहीं हो सकती। क्या यही वजह है कि राहुल और प्रियंका रामलला का दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं? ये लाइन आजकल अमेठी में खूब सुनाई जा रही है। मतलब अहंकार की पराकाष्ठा ये कि कल्याण होगा तो मात्र परिवार पग धर देगा तो कल्याण हो जाए। अहंकार की पराकाष्ठा ये कि हम सब राम जी का प्रसाद एक छटाक पर अगर हाथ से फिसल जाए तो प्रभु की क्षमा याचना करते हैं, प्रसाद को सर माथे लगाते हैं और ग्रहण करते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा ये रामलला का भी समारोह का बहिष्कार करते हैं। इसलिए आज जो अनुपस्थित है यहाँ, जो निर्दलीय भाषा में बोल रहा था, उसको कहती हूँ कि जो सच्चे दिल से राम का नहीं, वो यहाँ बैठे किसी के काम का नहीं। स्मृति ईरानी 2019 में आई तो थी गुजरात से यूपी में चुनाव लड़ने, लेकिन अब पूरी तरह से अमेठी वाली हो गई है। गांधी फैमिली अभी अमेठी आने के बारे में सोच ही रही है। स्मृति अमेठी में अपना घर बनवा चुकी है और अमेठी में ही रहती है, लेकिन पिछले 5 सालों में राहुल गांधी सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म करने अमेठी आए। स्मृति ईरानी अमेठी की वोटर बन गई है, जबकि राहुल गांधी और गांधी फैमिली के दूसरे सदस्य अमेठी से सिर्फ नेता बनने आए। अमेठी में अब लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की हो गई है, क्योंकि गांधी परिवार के लोग सांसद तो बने, लेकिन न तो अमेठी के वोटर हैं और न ही अमेठी में अपना घर है। अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में है और अमेठी के एक एक कस्बा, गांव और टाउन में जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, सभाएं कर रही हैं, मंदिर मंदिर घूम रही हैं। स्मृति ईरानी रोजाना करीब 10 से 12 जनसभाएं कर रही हैं। लेकिन रायबरेली हो या फिर अमेठी, गांधी परिवार से जो भी प्रत्याशी या सांसद बना, वो कभी कभी दिखाई देता था। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह से गांव-गांव घूमते अमेठी और रायबरेली की जनता न तो राहुल गांधी को देखी, न ही सोनिया गांधी और न ही प्रियंका गांधी को। स्मृति ईरानी पूरी तरह से अमेठी के लोगों में घुल मिल गई है। पूजा पाठ हो या फिर शादी हो या फिर कोई दुख की घड़ी, स्मृति अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहती हैं।
महिलाओं के साथ औसान मैया की पूजा पाठ की ये तस्वीर अमेठी की है। ये तस्वीर बता रही कि बीजेपी स्मृति ईरानी के लिए अमेठी कितना इम्पोर्टेंट है। औसान मैया की पूजा सिर्फ महिलाएं करती हैं। स्मृति ईरानी इस पूजा में शामिल होकर महिलाओं के वोट को भी पक्का कर ली और यही कारण है कि अमेठी रायबरेली में जीत के लिए अब कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेने की रणनीति बना रही है। जो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा चुके, अब वो अमेठी रायबरेली में राम के भरोसे हैं। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। स्मृति ईरानी 29 अप्रैल यानी सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष अमेठी से अभी तक अपना सियासी दुकान ही नहीं खोल पाया है। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। कांग्रेस और गांधी परिवार अभी तय ही नहीं कर पाई है कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि खबर यह है कि इस बार कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका दोनों पर दांव लगा सकती है। राहुल जी लड़ेंगे। अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो रहा है। हम अपनी रणनीति के तहत अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा आपको जानकारी होगी। और एक एक कांग्रेसी उत्तर प्रदेश का चाहता है श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। और हम सब लोगों ने अपील की है अपने प्रेसिडेंट खड़गे साहब से और गांधी परिवार से कि हम लोगों के इस अनुरोध को माना जाए। बाकी कांग्रेस जो भी फैसला लेगी, जो निर्णय लेगी, हर एक कांग्रेसी उस फैसले का सम्मान भी करेगा, स्वागत करेगा। और अमेठी से स्मृति ईरानी जी को हम लोग भगाने का भी काम करेंगे। और रायबरेली में तो खैर वो प्रत्याशी देने की भाजपा वाले हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। अभी तक कांग्रेस मुस्लिम और हिंदुओं के अलग अलग जातियों को साथ कर चुनाव जीतती रही है, लेकिन 2019 में कांग्रेस के इस रणनीति को मोदी, योगी और स्मृति ईरानी की तिकड़ी ने ध्वस्त कर दिया। अमेठी में मुस्लिम 20% है और हिंदुओं की आबादी करीब 79.80% है। इसमें ब्राह्मण 18%, यादव मौर्य 16%, राजपूतों की आबादी 11% है, लोधी और कुर्मी की आबादी 10% है। 1980 से 2019 तक अमेठी पर कांग्रेस का कब्जा था। सिर्फ 1998 में इस सीट पर बीजेपी के संजय सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 1999 में फिर चुनाव हुआ और सोनिया गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी और जीत गई। अमेठी में इस बार भी कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि 2019 में अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी चुनाव हार गए। 2019 में स्मृति ईरानी को 49.9% यानी 4,67,598 वोट मिला था, जबकि राहुल गांधी को 44.1% यानी 4,12,867 वोट मिले थे। जबकि 2014 में मोदी लहर के दौरान बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी अमेठी में चुनाव लड़ी थी।
स्मृति ईरानी को 34.4% तो राहुल गांधी को 46.6% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी को 6.6 और आम आदमी पार्टी को 2.9%। इस बार भी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। स्मृति ईरानी ने तो यहाँ घर बना लिया है, तो उनके यहाँ घर बनाने से कुछ बदला है? स्मृति ईरानी भारी पड़ेंगी या राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, यहाँ मुकाबला क्या जा रहा है, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? अभी प्रेजेंट टाइम तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जी। ऐसा क्या काम किया स्मृति ईरानी ने अमेठी में जो उनका नाम ज्यादा ले रहे हैं लोग? जगह जगह दौड़े कर रही हैं और गांव में सबसे मुलाकात कर रही हैं। यहाँ तो पहले गांधी परिवार का दबदबा रहा, 19 में हार गए राहुल गांधी, फिर चले गए, 2-3 बार अमेठी आए हैं, फिर से चर्चा हो रही है कि अमेठी आ सकते हैं। क्या लग रहा है अमेठी में उनको लेकर? उनकी वापसी तय नहीं है, यहाँ स्मृति ईरानी जीती हैं, अब की फिर जीतेंगी स्मृति ईरानी। क्या माहौल लग रहा है आपको अमेठी? माहौल राहुल गांधी आएंगे, और हाँ बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने 5 साल लगातार दिया है, उन्हीं की देन है। यहाँ की सड़कें, यहाँ फ्लाईओवर, ट्रामा सेंटर, जगदीश में जो भी विकास हुआ, अमेठी में जो विकास हुआ है, दीदी स्मृति ईरानी नाम से हुआ। चुनाव चल रहे हैं, अब तो स्मृति ईरानी भी घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं, राहुल गांधी भी हैं। इस बार किसको खुशियां देने वाली हैं? रंग बिरंगे किसकी जिंदगी में रंग आने वाले हैं? कौन जीतने वाला? राहुल गांधी। राहुल गांधी लाना चाहते हैं। नहीं को लाना चाहते। ऐसा क्या काम राहुल गांधी ने किया जो उनकी कमी आपको महसूस हो? कुछ नहीं महसूस हो रही, बस ऐसा ही। स्मृति ईरानी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? हमको तो नहीं लग रहा कुछ किया है। कोई काम नहीं। हमको तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, वो तो घूम घूम के कह रही है। यहाँ नाली भी नहीं बनी है। हमारे घर में सोख्ता बनाया जाता है, बगल में सोख्ता, उसको साफ करवाते हैं 6 महीने पर पैसा दे के 1000 रुपए। यहाँ तो कुछ नाली वाली कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो तो कह रही है हमने तो यहाँ घर बना लिया, हम तो अमेठी के रहने वाले हो गए, अमेठी के लोग हमारे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी कहने से फेंकने से थोड़ी ना होगा। हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, जिसको किए होंगे उसको किए हैं। हम लोग को तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि हम लोग सोचे हैं इसके बारे में। कौन, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? इन्हीं से पूछो। राहुल गांधी। अमेठी सीट गांधी परिवार के लोगों के लिए सियासत में लॉन्चिंग सीट रही है। इंदिरा गांधी के बाद गांधी परिवार में जिसकी भी राजनीति में एंट्री हुई वो अमेठी के रास्ते ही हुई। 1977 में संजय गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े, हालांकि वो चुनाव हार गए। 1984 में राजीव गांधी की सियासत में एंट्री हुई और वो अमेठी से चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि 1984 में ही गांधी परिवार के एक और सदस्य मेनका गांधी की भी सियासत में एंट्री हुई। वो अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। राजीव गांधी के बाद 1999 में सोनिया गांधी की भी सियासत में एंट्री अमेठी सीट से ही हुई और 2004 में विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी की अमेठी सीट से राजनीति में लॉन्चिंग हुई। सवाल यह है कि क्या इस बार भी अमेठी से गांधी परिवार के किसी नए सदस्य की राजनीति में लॉन्चिंग होने वाली है? क्या कांग्रेस राहुल की जगह प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वाने की तैयारी में है?